नमस्कार। आज हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। देखिए, भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर में जन्मे थे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मन्नत मांगने के बाद जन्मे थे। वहीं उनके जन्म के समय से उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज्य में साजिशें रची जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम साबित किया और भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। देखिए, राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का जो पालन पोषण था वो काफी सुख सुविधाओं में हुआ था। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ शिक्षा प्राप्त की, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। देखिए, शुरुआत से पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। वहीं एक बार बिना हथियार के ही उन्होंने एक शेर को मार डाला था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। बचपन में चंद्र प्रताप पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनके एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली में वर्तमान में पुराने किले के नाम से मशहूर है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की युद्ध में मौत हो गई, जिसके बाद अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। देखिए, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। देखिए, ऐसा क्या होता है कि दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना अनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। देखिए, एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के कई कार्य किए और इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। देखिए, वो एक वीर योद्धा एवं लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान रानी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है। देखिए, राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया। वहीं इस दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था और इस यज्ञ के बाद ही उसकी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर होना था। देखिए, वहीं पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रभुत्व हो, इसलिए उसने राजा जयचंद का विरोध भी किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वी के प्रति घृणा और ज्यादा पड़ गई थी। देखिए, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्होंने न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी। लेकिन राजकुमारी संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर ही हाथ डाल दिया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की शादी हो गई। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की सेना के बारे में, तो इनकी सेना काफी बड़ी थी। देखिए, इनकी सेना में करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। की विशाल सेना में घोड़ों का भी काफी महत्व था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की सेना काफी मजबूत थी और अच्छी तरह से संगठित थी। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना की वजह से न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि वे अपने राज्य का विस्तार करने में भी कामयाब रहे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए वैसे वैसे भी अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। देखिए, तराइन का पहला युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गोरी बदले की आग में चल रहा था। वहीं जब इसकी भनक जयचंद को लगी तो उसने मोहम्मद गोरी से अपना हाथ मिला लिया और इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आक्रमण कर दिया। वहीं जब ये युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए तब इन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन राजकुमारी संयुक्ता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी राजपूत शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। देखिए, इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा चंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वहीं उदार स्वभाव वाले पृथ्वीराज चौहान राजचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस जयचंद की धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का संहार कर दिया और युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद बरदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। वहीं इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, पंजाब, अजमेर और कन्नौज में शासन किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कई अमानवीय यातनाएं दी। देखिए, उसने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया।
दिया। एक बार ऐसा हुआ था कि चंद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की खूबी बताई, जिसे सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगी एक अंधा कैसे बाण चला सकता है। लेकिन बाद में गौरी अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। फिर जब ये प्रतियोगिता हो रही थी तो चंद बरदाई ने एक दोहा कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। देखिए फिर इस दोहे की सहायता से पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। वहीं इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने दुश्मन के हाथों मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपने आप को खत्म कर लिया। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।